गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है धारा मापी। ठीक है, धारा मापी मतलब कि नाम जैसा है इसका, धारा मापी मतलब धारा को मापने वाला यंत्र। ठीक है, धारा मापी किसे कहते हैं? तो धारा मापी हम उसे कहेंगे जो धारा को मापता है। यानी ये क्या होता है, किसी भी परिपथ में जहाँ पे धारा प्रवाहित की जाती है वहाँ पे धारा की प्रबलता को, मतलब धारा वहाँ पे कितनी है, इसकी धारा की प्रबलता की माप करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? धारा मापी। अब धारा मापी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर एक होता है चल कुंडल धारा मापी, और दूसरा जो होता है वो होता है चल चुंबक धारा मापी। धारा मापी दो टाइप के होते हैं, एक होता है चल कुंडल धारा मापी और एक होता है चल चुंबक धारा मापी। चल कुंडल में मतलब क्या हो गया, नाम से पकड़ना है इसको। चल कुंडल मतलब कुंडली चलो। ठीक है, ठीक है। तो चल कुंडल धारा मापी यानी कि हर धारा मापी में दो भाग होते हैं, एक होता है कुंडली, दूसरा होता है चुंबक। एक कुंडली होगी और दूसरा भाग क्या होगा, चुंबक। तो ये वाला जो धारा मापी होता है इसमें कुंडली चलती है और चुंबक आपका क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, मोटर देखिए, एक ऐसी मोटर होती है उसमें यहाँ पे जो दीवार होती है यहाँ पे क्या लगा होता है, चुंबक लगा होता है, और बीच में क्या होती है, शाफ्ट होती है जिसको अपन कुंडली बोलते हैं। ठीक है, मोटर घूमती है तो साइड में क्या होते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है या किसी में चुंबक स्थायी रूप से लगे होते हैं। तो चुंबक स्थिर है और कुंडली आपकी क्या हो रही है, घूम रही है। तो ये चल कुंडल धारा मापी। और ऐसा धारा मापी जिसमें चुंबक घूमता है, कुंडली अपनी जगह पे स्थिर है, वो क्या हो गया, चल चुंबक धारा मापी। तो चल चुंबक धारा मापी में चुंबक घूमेगा, चल कुंडल धारा मापी में कुंडली घूमेगी। तो दो प्रकार के क्या होते हैं, चुंबक। अब हम किसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, चल कुंडल धारा मापी यानी जिसमें कुंडली विक्षेपित होगी या घूमेगी। विक्षेपित मतलब कि अपनी जगह पे घूम जाए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा चल कुंडल धारा मापी का कार्य सिद्धांत। चल कुंडल धारा मापी का कार्य सिद्धांत। चल कुंडल धारा मापी का कार्य सिद्धांत हो जाएगी। सबसे पहले अपन इसकी बनावट देख लेते हैं। ठीक है, बनावट आती नहीं एग्जाम में, लेकिन बनावट पढ़ लेंगे तो अपने को चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बनावट इसमें ए जो है वो हमारी क्या होती है, कुंडली। कुंडली का नाम क्या दे दिया, ए कुंडली है जो दो नर्म लोहे के स्थायी नाल के चुंबक, जो दो नर्म लोहे के स्थायी नाल के चुंबकों के ध्रुव खंडों के मध्य में क्या होती है, स्थित होती है। और ये जो ध्रुव खंड होते हैं ये अंदर की ओर मतलब कि अवतल बेलनाकार कैसे होते हैं, कटे हुए होते हैं। एक आयताकार, ये जो एक कुंडली है, आयताकार कुंडली है जो दो नर्म मुलायम लोहे के बने हुए अवतल बेलनाकार कटे हुए ध्रुव खंडों के चुंबक के मध्य स्थित होती है। कुंडली जो है, कुंडली को तांबे के पृथक्कृत विद्युत रोधी तार के द्वारा, पृथक्कृत तार के द्वारा एल्यूमिनियम के फ्रेम में यहाँ पे भी कुंडली लपेट दी जाती है और यहाँ पे भी लपेट दी जाती है। ठीक है, कुंडली के ऊपरी सिरे का संबंध जो है वो एक पेच T1 से होता है और निचले सिरे का संबंध एक स्प्रिंग SP से होते हुए पेच T2 से होता है। ये एक स्प्रिंग। ठीक है, कुंडली के ठीक मध्य में जहाँ से एक खोखला भाग होता है जिसमें यहाँ ठीक मध्य में एक नर्म लोहे का टुकड़ा रखा होता है जिसका नाम क्या है, C। और ये जो नर्म लोहे का टुकड़ा है कुंडली में कहीं पे भी क्या नहीं होता है, दूसरे को स्पर्श नहीं करता है। यहाँ पे ऊपर की ओर एक दर्पण लगा होता है M, जिसकी सहायता से ये पूरा तो एक क्या होगा, बॉक्स में बंद होगा। तो ऊपर से क्या रहता है, कांच, जहां से अपन देखते हैं कि कुंडली घूम रही है कि नहीं, मतलब उसका पॉइंटर से कांटा पड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये पूरा संबंध क्या होता है, चल कुंडल धारा में फिर से सुनो।
इसमें एक स्थायी नाल का चुंबक NS होता है जो नरम लोहे के टुकड़े पर अवतल बेलनाकार काट के बनाया जाता है। इसके बीच में एक कुंडली होती है जो एल्यूमिनियम के फ्रेम पे तांबे के पृथक्कृत तार को लपेटकर बनाई जाती है। कुंडली के ऊपरी सिरे का संबंध पेच T1 से होता है और निचले सिरे का संबंध स्प्रिंग SP से होते हुए पेच T2 से होता है। कुंडली के ठीक ऊपरी सिरे पर एक दर्पण एम लगा होता है जिसमें कुंडली के विक्षेप को देखकर पढ़ा जाता है। अब आते हैं इसके कार्य सिद्धांत पे। सेकंड है हमारा कार्य सिद्धांत। ठीक, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म मतलब दो बलों का जुड़ाव। तो यहाँ पे एक बल जो होता है कुंडली के एक सिरे पर बल ऊपर की ओर तो दूसरे सिरे पर बल नीचे की ओर कार्य करने लगता है जिससे कुंडली विक्षेपित होती है, टर्न हो जाती है, मतलब घूम जाती है। ठीक है, कुंडली विक्षेपित हो जाती है। इस विक्षेपक बल युग्म को बल युग्म का विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को विक्षेपित कर देता है। इस बल युग्म के आघूर्ण को विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अब जो कुंडली होती है इसके ठीक ऊपरी सिरे पर क्या होता है, इसका जो संबंध होता है इसको लटकाया जाता है। तो वो लटकाते किससे, हमें ट्रांसफर ब्रांच की पत्ती आती है। तो जब कुंडली घूमती है तो यहाँ पे एक ऐंठन आती है। ठीक है, हम भी किसी चीज को अगर लटका के इसे घुमाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगी, एक मरोड़ आ जाती है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐंठन। तो जब कुंडली विक्षेपित होती है तो ऊपर की ओर क्या होती है, एक ऐंठन उत्पन्न होती है। ठीक है, जब कुंडली बहुत ज्यादा घूम जाती है तो ऊपर जब ऐंठन क्या आती है, ऐंठन जब कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे भी क्या होता है, कुंडली के विपरीत दिशा में ऐंठन बल युग्म कार्य करने लगता है। जब ऊपर ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण जो है वो विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है। यानी विक्षेपक बल युग्म का जो बल है उसके विपरीत यानी उसके बराबर जब ऐंठन बल युग्म लग जाए या उसके बराबर हो जाता है तो कुंडली संतुलित होकर रुक जाती है। ठीक है, ये चल कुंडल धारा का क्या है, सिद्धांत। फिर से सुन लो एक बार। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली विक्षेपित हो जाती है, तब कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को विक्षेपित कर देता है। इसे विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। कुंडली को विक्षेपित होने पर ट्रांसफर ब्रांच की पत्ती में एक ऐंठन उत्पन्न होती है जिससे कुंडली के विक्षेपक बल युग्म के विपरीत एक ऐंठन बल युग्म कार्य करने लगता है। और जब उसका विक्षेपक बल युग्म का मान यानी ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है तो कुंडली संतुलित होकर रुक जाती है। ठीक है, अब इसका सूत्र की स्थापना कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है सूत्र की स्थापना। माना कुंडली के तल का क्षेत्रफल, अब कुंडली जो है ये कुंडली का नाम ए दिया है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल क्या होगा, कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए है तथा उसमें प्रति एकांक आयतन में फेरों की संख्या क्या है, प्रति एकांक आयतन में यानी ये जो फेरे लगते हैं इनकी संख्या क्या है, 5 हो तो 5, 10 हो तो 10, अपन क्या मान रहे हैं। कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए है, उसमें प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में फेरों की संख्या है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तब धारा प्रवाहित करने पर कुंडली हमारी क्या होती है, विक्षेपित होती है और उसकी प्रत्येक भुजा पर एक बल लगता है जो होता है विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। जहाँ B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A कुंडली का क्षेत्रफल, I प्रवाहित होने वाली धारा और N क्या है, फेरों की संख्या। वैसे N I A भी बल इधर भी लगेगा, एक बल ऊपर लगता है तो एक बल नीचे की ओर लगता है। तो विक्षेपक बल युग्म क्या है हमारा, NIAB। ठीक है, अब कुंडली विक्षेपित होने पर उसके अंदर एक ऐंठन बल युग्म उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, विक्षेपक बल युग्म विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर होता है NIAB और ऐंठन बल आघूर्ण ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। तो जितनी ऐंठन है उसकी संख्या और एक ऐंठन का मान। ठीक है, एक ऐंठन का मान क्या है C और टोटल कितनी ऐंठन आती है यानी ऊपर पत्ती में कितनी ऐंठन उत्पन्न होती है, थीटा। जहाँ C क्या है, प्रति एकांक ऐंठन की संख्या है। संतुलन की अवस्था में जब कुंडली रुकती है तो क्यों रुकेगी, जब दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी क्या होती है, कुंडली स्थिर होती है मतलब कि ऊपर की ऐंठन और इस पर लगने वाले बल युग्म का मान दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। तो संतुलन की अवस्था में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर
बराबर हो जाएंगे, यानी NIAB इक्वल टू क्या होगा C थीटा, है ना। विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण बराबर एठन बलयुग्म का आघूर्ण। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो C के अपॉन में क्या आ जाएगा NAB इनटू थीटा। देखो जब भी समानुपाती हटाते हैं तो बराबर आता है और बराबर अलग हटाएंगे तो समानुपाती, यानी ये तान क्या हो जाएगा चला जाएगा। तो I समानुपाती क्या हो गया थीटा, यानी जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं उसमें क्या होता है विक्षेपक कोण उत्पन्न होता है, यानी कुंडली आपकी क्या होती है घूम जाती है। तो किसी भी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विक्षेपक के समानुपाती, यानी कुंडली के विक्षेप की क्या होती है समानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम अमीटर वोल्टमीटर में अंतर। अमीटर वोल्टमीटर में अंतर। देखो अमीटर क्या करता है धारा को मापता है, वोल्टमीटर क्या करता है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। ठीक है, तो अमीटर भी क्या है एक मीटर है, वोल्टमीटर भी क्या है एक मीटर है। ठीक है, अमीटर में A लिखा होता है, वोल्टमीटर में B लिखा होता है, और दोनों में क्या होता है कांटा चलता है, और इसमें भी क्या होता है पॉइंटर चलता है 1 2 3 1 2 3। ये क्या करता है परिपथ में धारा को मापता है, ये परिपथ में क्या करता है वोल्टेज को मापता है। ठीक है, दोनों के अंदर पॉइंटर चल रहा है, मतलब अंदर क्या लग रही है तांबे के प्रतिरोधी तार की, क्या तांबे के तार की क्या लग रही है अंदर कुंडली जो घूम रही। तो कुंडली जो होती है तो धारा मापी जो होता है, धारा मापी से ही हम क्या बनाते हैं अमीटर बनाते हैं और वोल्टमीटर बनाते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है धारा मापी से अमीटर कैसे बनाएंगे या धारा मापी से वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो धारा मापी की जो कुंडली होती है उसके साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ने पर क्या बनता है अमीटर बनता है, और धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ने पर वोल्टमीटर बनता है। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है दोनों में। ठीक है, कि धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए या अमीटर के साथ या अमीटर की कुंडली में समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है, और वोल्टमीटर में कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। धारा मापी जो होता है वो क्या करता है हमारा धारा अमीटर क्या करता है धारा को मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है। अमीटर जो होता है वह किसी परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, वोल्टमीटर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। ठीक है, एक आदर्श अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है, और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है अनंत होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श अमीटर वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। एक और पॉइंट है होगा इसका वही अमीटर जो होता है उसको परिपथ में सदैव कैसे जोड़ा जाता है किसी भी परिपथ में जोड़ना है, यानी कि धारा की प्रबलता मापना है तो इसको किस सीरीज में जोड़ना पड़ेगा हमको श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ते हैं, और इसको सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सबसे पहले परिभाषा दे देना। ठीक है, कि धारा की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे तो अमीटर, और धारा की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे क्या बन जाएगा वोल्टमीटर बन जाएगा। ये धारा की प्रबलता मापता है, ये परिपथ के बिंदुओं का वोल्टेज मापता है। इसका प्रतिरोध 0 होता है, इसका प्रतिरोध अनंत होता है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ता है, ये समांतर क्रम में जोड़ता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म। एक क्वेश्चन और एग्जाम